तो जैसे ये चुनाव शुरू हुआ उसमें एक हो गया जाट वर्सेस नॉन जाट, पहला इलेक्शन हो गया। सहमत है आप राहुल के फैक्ट्री लगाने वाली बात से? उन्होंने ये कहा था कि जिलेबी की फैक्ट्री लगानी चाहिए और इसको विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आम इंसान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बात तो उनकी सही है, लेकिन उन्होंने गलत जगह पे ये बात बोली है। भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि जो दिल्ली में लाख 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ पड़ा है, उसको मैं लेके अपनी इमेज पूरी तरीके से बर्बाद करूँ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त अमित जी बैठे हुए हैं। अमित जी की पहचान भी हम आपसे कराएंगे, कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कुछ जानते, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात हम इनसे हरियाणा चुनाव को लेकर करेंगे। जो कुछ हरियाणा के चुनावी नतीजे रहे हैं उसको ये किस प्रकार से देखते हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये कितने बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि 15 सितंबर को जब मेरी इनसे बात हो रही थी, मैंने कहा था ज़मीन पे तो हालात कुछ और है। वहाँ ऐसा लग रहा है हमें कि शायद इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ बनती हुई दिख रही है। इस पर अमित जी ने हमें बताया था और ये भी कहा था कि अगले 15 दिन में हरियाणा का माहौल बदलने वाला है और यकीनन जो नतीजे आएंगे आप देखेंगे कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। अब आइए इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते आखिर ये जो भविष्यवाणी है ये किस आधार पे इन्होंने किया था और ये कैसे भविष्य आप देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में वाकई हरियाणा का माहौल बदल जाएगा एकदम से। देखिए, 2 मेन फैक्टर रहे हैं उसके। पहला, एक तो जैसे ये चुनाव शुरू हुआ उसमें एक हो गया जाट वर्सेस नॉन जाट, पहला इलेक्शन हो गया। भैया देखिए, जाट हमारे यहाँ की एक ऐसी कौम है जो एग्रेसिव मानी जाती है और उसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो था, जाटों के एग्रेशन की वजह से जो खर्ची और पर्ची का नॉर्मल बिहेवियर वहाँ पे आने लगा था, वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। क्योंकि वहाँ लोग देख रहे हैं कि एक गरीब आदमी का भी लड़का मेरी पुलिस में या कहीं सरकारी नौकरी पे भर्ती हो रहा था। मान लीजिए मेरे पास पैसा है तो मैं तो अग्रेसिव रहूंगा, आपके पास है आप अग्रेसिव रहेंगे। लेकिन ये बताइए, सारे जाट तो अमीर नहीं है, नहीं है ना भैया। उसमें से जो जाट पढ़ लिख रहे हैं, जिनके लड़के वो हैं, तो उनके दिमाग में तो ये बात बैठेगी कि भैया बिना पैसे की भर्ती हो रही है और यहाँ पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक क्रीम क्लास के लोगों के लिए सरकार बनाई जा रही है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आने वाले चुनाव में सरकार जो है, लोगों ने साइलेंटली तरीके से भाजपा को वोट किया। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये जो मीडिया में हुआ बनाया गया कि कांग्रेस जीत रही। आपको यहाँ सीपी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। शुरू से ही इन लोगों ने मीडिया में वो एक परसेप्शन तैयार कर लिया, जैसे मोदी जी का 2024 के इलेक्शन में था कि भाई हम तो 400 पार हो रहे हैं। वैसे कांग्रेस वालों ने ये परसेप्शन बना दिया कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सटे हरियाणा है भैया, हरियाणा और दिल्ली सटे हुए हैं। यहाँ के लोगों के भी तो दिमाग में ये बात आ रही थी कि भैया अगर हरियाणा में ऐसा कुछ होता है तो दिल्ली वालों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि किसान आंदोलन फिर से जगेगा। और किसान आंदोलन की हकीकत आप पंजाब के इलेक्शन में भी देख चुके हैं। वहाँ भी इनको कोई सीट नहीं मिली, यहाँ बेचारे 1000 वोट भी नहीं पाए हैं। नहीं तो फिर वो किसान कहाँ के जो नाराज बताए जा रहे थे बीजेपी से? अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, फिर 48 सीट कैसा बीजेपी पा लेती है? भैया ये जो नारा दिया गया था, जवान किसान, ठीक है, और पहलवान, ये जो नारा दिया गया था, ये पूरी तरीके से एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था, जिसके बारे में आप याद कीजिए जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था, उसकी सीधी सी शर्त ये थी कि भैया अब जो नेशनल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, जो नेशनल चैंपियन बनेगा। तो भैया यहाँ परिवारवाद चलता है, तो मेरी मेहनत की कमाई पे आप कैसे राज कर सकते हो? ये सरकारी नौकरी नहीं है ना कि आप रिटायर हो गए तो आपके बेटे को नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप देख लीजिए, लोग कितने लोग तो आंख का अंधा होने का बहाना करके अपने लड़के को लगवा रहे हैं। तमाम ऐसी रिपोर्ट आई हुई है। तो ये सारा फैक्टर जो था वो वहाँ पे दिखने लगा था। इसके चलते विनेश फोगाट चुनाव जीतेंगी, ये मैंने पहले बता दिया था कि कांग्रेस 89 सीट हारेगी, लेकिन विनेश फोगाट चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है किसानों के साथ, भैया ये जो फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया है। अब भाजपा वाली को प्रॉब्लम ये है कि जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया है वो सारे कांग्रेस के मुद्दे हैं। आजकल राहुल गांधी, दो मिनट लूँगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना की बात होगी। लोगों को याद नहीं है शायद 2014 के इलेक्शन में भाजपा के कोर एजेंडे में शामिल था सामाजिक न्याय की बात। सामाजिक न्याय की बात आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास पूरा डेटा हो कि भैया कौन क्या है। अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें भाजपा वालों की मिर्ची लग रही है। वही काम अमित शाह भी कर रहे हैं।
जब आप कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो वो देश को बांट रहे हैं, तो ये गलत नैरेटिव बनाया गया था। तो बहुत कुछ कर रहे थे, फैक्ट्री लगाने की भी बात कर रहे थे, जलेबी की। भैया देखिए, इस पे मैं सहमत हूँ राहुल गांधी के साथ। सहमत है आप राहुल के फैक्ट्री लगाने वाली बात से? उन्होंने ये कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगानी चाहिए और इसको विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आम इंसान नहीं है, ठीक है। जो लोग भारत में पैदा नहीं हुए हैं, जो लोग यहाँ पे पले बढ़े नहीं हैं, उनको नहीं मालूम कि जलेबी आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए, किसी चौराहे पे चले जाइए, गरम गरम जलेबी छनवाइए और खा के आ जाइए। भैया हम लोग यहाँ पले बढ़े हैं, हम लोगों को जलेबी या तो पैक्ड मिली है या तो किसी दिन होली दिवाली में। आप कह रहे हैं आम इंसान नहीं है, फिर क्या है वो? राहुल गांधी की पैदाइश भारत में जरूर है, बट वो कभी हमारे आप जैसे कहीं जाके चाय नहीं पिए हैं। कहाँ के हैं फिर राहुल गांधी? वो एक स्पेशल पर्सन है जिनकी सारी शिक्षा दीक्षा विदेश से लेके घर में हुई है। वो हमारे आप जैसे आम आदमी नहीं है, वो हमारे आप जैसे फ्रीडम के साथ जाके कहीं चाय नहीं पी सकते हैं। वो शुरू से वो सिक्योरिटी पैक एरिया में घूमते रहे हैं, 4 लोग इधर 4 लोग उधर 4 लोग उधर। तो भैया उनको क्या पता होगा कि जलेबी कैसे बनती है। उनकी नज़र में ये है कि जलेबी बन रही है, इसकी फैक्ट्री। भैया मैं अमेरिका में था तो मैंने भी तो पैक ही जलेबी खाई थी। राहुल गांधी ने कभी जलेबी का स्वाद नहीं चखा होगा, पता नहीं उन्हें कैसी होती है जलेबी। जलेबी तो खाई होगी, ये थोड़ी पता होगा कि रोड पे साइड बनती है। जब मैं भारत में नहीं आया था तो मुझे भी नहीं पता था। हम भी समझते थे कि पैक होके आती है, खाओ मौज करो, यही कहानी है। अच्छा, हो सकता है फैक्ट्री होगी। भैया भारत के 5 आप जहाँ थे वहाँ जलेबी मिलती थी या नहीं? भैया पैक मिलती थी, वहाँ भी फ्रोजन। हाँ, फ्रोजन जलेबी। हाँ, जा घर में लाइए, गर्म करिए, खाइए। खुलासा कर दीजिए फिर, कहाँ फ्रोजन जलेबी मिल रही है? कहाँ नहीं मिलती है भैया, हर जगह मिलती है। आप भारत से बाहर निकलिए, हर जगह मिल जाएगी आपको। ये भारत के लोगों का सौभाग्य है कि उनको जलेबी फ्रेश मिलती है, लेकिन जो भारत से बाहर लोग हैं उनको नहीं मिलती। ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना यहाँ सिंगापुर में भी जाइए, एक जलेबी लगाता उसके वहाँ लाइन लगती है 3 घंटे की। तभी राहुल गांधी ने ये वक्तव्य दिया था और तभी आप समर्थन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बात तो उनकी सही है, लेकिन उन्होंने गलत जगह पे ये बात बोली है। जगह गलत हो गई। बात उनकी सही है लेकिन जगह गलत है, क्योंकि 95% लोगों को पता भी नहीं है कि जलेबी की फैक्ट्री होती है। लेकिन आप यकीन मानिए, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कम से कम हजारों साइट खुल जाएगी जिसपे जलेबी बनाई जाती है। जलेबी वाला जो राहुल गांधी का बयान था, इसने भी नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को? कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका केवल मीम बनाया गया। वही बात आपको बोल रहा हूँ कि बात तो बिल्कुल सही है, बस जगह गलत थी। राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है, बट उन्होंने गलत जगह पे ये बात करी। देखिए, 2 ही मुद्दे थे, एक जाटों का एग्रेशन, दूसरा खर्ची और पर्ची। भैया जहाँ नॉर्मल लोगों को सैलरी मिल रही है, जहाँ नॉर्मल लोग बिना पैसे दिए भर्ती हो रहे हैं, वहाँ हर आदमी तो पैसे के भरोसे नहीं जाएगा ना। जाहिर सी बात है कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने दुख से तो परेशान नहीं होता हूँ, मुझे सारी परेशानी इससे है कि आप सुखी क्यों हैं। भैया आपके पास पैसा, आपके लड़के की नौकरी लग जाएगी, बेचारे मेहनत करते हैं, इनकी नहीं लगेगी, तो भैया इनके घर वाले क्यों वोट देते हैं आपको। तो ये जो 2 मुद्दे थे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा। इस बार जो हरियाणा का वोटर रहा है साइलेंट रहा, और साइलेंट वोटर ने सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सारे पत्रकारों को गलत साबित कर दिया है, साइलेंट वोटरों ने। भैया यही तो यूपी चुनाव में हुआ था, यही तो बिहार के चुनाव में हुआ था। भैया जो जनरेशन 90s की नहीं है, उसको बिहार का जंगल राज क्या था उसके बारे में नहीं मालूम है। आप लोगों ने या हमने लोगों से सुना है, लेकिन भैया जो 60 साल की उम्र के हैं वो तो बताते हैं ना बिहार में क्या पोजीशन थी। तो जब तेजस्वी यादव के लिए पूरी मीडिया नाच रही थी, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि भैया अब तक ये लग रहा था चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव और तेजस्वी यादव हार जाएंगे। रीजन बिहाइंड ये कि वो जो उनका लालू का राज है वो सबको दिख रहा है, और ठीक वही हुआ। आपको MP का उदाहरण ले लीजिए, 12 साल से कांग्रेस की सरकार बीजेपी चला रही थी, 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार बनी। लाइट कट, ये कट, वो कट, जितनी प्रॉब्लम थी सब कुछ दिख गई। तो जिन लोगों ने नहीं देखा था उन लोगों ने देख लिया। कर्नाटका का हाल सबके आगे है। हिमाचल में सैलरी नहीं मिल रही, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था वो कहीं तक लागू नहीं कर पाए। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। बस राहुल गांधी ने जो ये बात बोली थी कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं 8,500 दूंगा, यकीन मानिए अगर राहुल कांग्रेस की सरकार बनती तो 8,500 रुपये महीना दे रहे होते। कहाँ पूरा किया है जो यहाँ कर देते? किस राज्य में क्या पूरा किया है? मैं बता रहा हूँ क्यों। हिमाचल में तो अभी पूरा भी नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डीप में चले जाइए।
भारत का सबसे बेहतरीन बजट बोला जाता है 2004-5 के बजट को, जिसको पी चिदम्बरम ने पेश किया था। ठीक है, क्यों पेश किया था? क्योंकि उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंशन लगा था, उसके एवज में जो बॉन्ड फ्लोट किए थे, उसके चलते इंडिया के पास करीब 6 या 7 बिलियन डॉलर का कैश बचा हुआ था। ठीक है जी। वो जो फ्लोटिंग रेट था उसको 2008-9 में मनमोहन सिंह को पेमेंट करना पड़ा था, जब वो बॉन्ड मैच्योर हुए हैं। ठीक है, लेकिन 2008 में बॉन्ड से लेके 2014 के बीच कांग्रेस ने जो आयल बॉन्ड जारी किया था, जो आरबीआई से कर्जा बांटा था कंपनियों को, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कभी कांग्रेस ने इस बारे में बात किया कि भैया हमने आयल बॉन्ड भी इशू किया था? ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी के सलाहकार कौन है? रघुराम राजन। तो उन्होंने तो कोरोना में बोला था कि भैया नोट छाप दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन ही तो होगा। इस नतीजे को क्या लग रहा है, ये जो नतीजा हरियाणा का आया है, इसका प्रभाव बाकी राज्यों के आने वाले राज्यों के चुनावों पे पड़ेगा? महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली में होने वाले चुनाव, झारखंड होने वाले। देखिए, इसका चुनाव तो झारखंड में भी पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी पड़ेगा और दिल्ली में भी पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में मैं इस बात पे श्योर हूँ अभी से कि बीजेपी सरकार दिल्ली में नहीं बनाएगी। क्यों? ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। या भी नहीं बनाएगी या जनता नहीं समर्थन दे रही है? जनता समर्थन देगी नहीं देगी मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी, ये मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ। तो आने वाले चुनाव में फिर से वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे कैंपेन के नाम पर? क्यों? हारने के लिए कोई पार्टी खर्च करती है क्या? भैया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बन रही है। ये बात मेरी आज ही नोट बताइए, कारण बताइए। बहुत साधारण सा कारण है इसके पीछे। भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि जो दिल्ली में 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ पड़ा है, उसको मैं लेके अपनी इमेज पूरी तरीके से बर्बाद करूं। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा चुनाव जीतने के लिए छोटा चुनाव हारना भी पड़ता है। जैसे आरोप लग रहा है कि एमसीडी भाजपा जानबूझ के शायद हारी थी। देखिए, मैं तो था नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जनता के हवाले कर देने में ही भलाई है। आप दिल्ली किसी भी जनता से, लोगों से बात कर लीजिए, सबको ये पता है। तो दिल्ली केजरीवाल के लिए बीजेपी छोड़ देना चाहती है? नहीं, केजरीवाल जी तो किसी भी तरीके से इस बार नहीं लगता कि सत्ता में आ पाएंगे। क्या लग रहा है, कौन? कांग्रेस आ रही है क्या? दिल्ली में कांग्रेस आ रही है? दिल्ली में कांग्रेस आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आप? देखिए, दिल्ली में जितने लोग हैं जिनसे आप बात कर लीजिए एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में, वो यही बात करेंगे कि दिल्ली में विकास जिसने भी किया है वो केवल कांग्रेस ने किया है। पहली चीज़ भैया, इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो में भी तो है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। वो देंगे नहीं देंगे ये अलग मैटर है, और इवन अब अरविंद केजरीवाल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका नेशनल ग्रिड के ऊपर इतना कर्जा हो गया है बिजली कंपनियों का कि ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके ऊपर भी जांच चल रही है। हरियाणा में 89 में से 88 सीटों पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी। अच्छी बात है भैया। देखो, मैं आम आदमी का प्रवक्ता मान के समझ लीजिए भैया, ना मेरे पास संसाधन है, ना मेरे पास कार्यकर्ता हैं, ना मेरे पास कुछ है। भैया, जमानत ही जब्त हुई है ना, 2% वोट पाए। 2 दिन पहले ये क्यों बयान देते हैं कि बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है? भैया, इसे तो हम कट्टर ईमानदार भी हैं। हाँ, बोलने में क्या जाता है? मेरे जितना बड़ा कट्टर ईमानदार कौन है? वो अलग बात है कि मैं जेल काट रहा हूँ। भैया देखिए, सीधी सीधी बात है, जो मुख्यमंत्री जेल काट रहा हो, ठीक है, वो किस हिसाब से जनता के सामने जाके ये कहेगा कि भैया मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो? भारत की जनता इमोशनल जरूर है, बट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी सजायाफ्ता को सरकार में बना दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, केजरीवाल जी का जो नौटंकी थी ना, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। भैया, आपने वीडियो देखा, वो भाजपा विधायक के हाथ पाँव पे पड़े हुए हैं कि भैया एक बार ही चल लो एलजी के साथ। तो मार्शल भर्ती हो, चाहे वो महिला आयोग की भर्ती हो, चाहे पत्रकारों की भर्ती हो, जितनी भर्ती इन्होंने दिल्ली में की है, सब में करप्शन हुआ, और सारी भर्तियां तरफ नहीं जाते हैं, वापस से हरियाणा पे आते हैं घूमकर। क्या लग रहा है, हरियाणा में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, इसके हीरो कौन रहे हैं? क्रेडिट किसे जाना चाहिए, मोदी जी, योगी जी, या नायब सैनी? देखिए, भाजपा चुनाव लड़ने की मशीन है, इस पे तो सबको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सुन आप लोगों के सबसे बड़ा झटका भाजपा वाले देंगे जब दुष्यंत चौटाला को कोई पद पोस्ट मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान जेजेपी वाले, वो तो है ही नहीं एनडीए में, बाहर। भैया बाहर है, 6 महीने पहले बाहर निकल गए ना। भैया, उनका वोट परसेंट भी तो 2.5% के करीब है। जितनी जाट बाहुल्य सीटें हैं उसमें उनका वोट परसेंटेज भी तो निकाल के देखिए। ओवरऑल तो बहुत कम वोट पाए हैं। फिर से एनडीए की तरफ आ सकते हैं आने वाले? उम्मीद है, भाजपा वाले उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों?
भैया सबसे ज़्यादा विरोध का सामना तो उन्होंने ही किया है ना, वोट भी काटा है। जो अब भाजपा के जीत का रेशियो देखिए, जाट बेल्ट में भाजपा जीती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बेल्ट से अहिरवाल या जहाँ पे भाजपा मजबूत थी, इनके 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। किसे मिलना चाहिए इस जीत का? भैया ये इसमें जेन्युइन तौर पे नवाब सैनी जी को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने पहले जिस तरीके से सरकार का गठबंधन किया, जिस तरीके से लोगों से मिले हैं और जिस हिसाब से भाजपा ने काम किया है, उसके लिए तो भाजपा को बधाई मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नायब सैनी को यानी आपको लग रहा है बधाई के पात्र है नायब सैनी? निश्चित तौर पे सर। योगी जी का इसमें कोई रोल नहीं इस जीत में? भैया मोदी जी और योगी जी जो हैं, बिना उनके तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते ना। ये देखिए, घर का मुखिया होता है, उसके बारे में बात करना मतलब ठीक वैसे कि मैं मोदी जी के बारे में बात करूं और सनलाइट में टार्च जला के दिखाऊं भैया यहाँ देख लो, तो वो गलत बात है। मोदी जी के बारे में, चुनाव के मैटर पे मोदी जी, अमित शाह, इन लोगों के बारे में नहीं किया जा सकता। नड्डा जी की भी बहुत बड़ी बातें हो रही थी, उनके बारे में भी तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। आखिर उन्होंने चुनाव को जिताया ना। अब इस चुनाव का इम्पैक्ट ये आएगा कि आने वाले समय में भाजपा जो है अपने जो उसके आस्तीन के सांप हैं, जैसे ब्रिजेश पाठक हैं शायद एक यूपी के कोई, उन्होंने जो बयान दिया था कि मोदी जी ने हमको दिया था और हम लोगों ने जो मेहनत करी है, अरे भैया तुम अपनी प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, मैं लिख के देता हूं। तो भाजपा के ऐसे लोगों के जो बड़ बोलेपन है, ऐसे लोगों को से परहेज करना चाहिए। और एक और फैक्टर काम किया है, वो आपने एक नारा चला था राजस्थान में, वसुंधरा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इस इलेक्शन में भी ये काम हुआ है कि भैया जो संविधान बचाने का जो सांसदों से नाराजगी थी, ठीक है, जो सांसदों से नाराजगी थी, वो मोदी के ऊपर जो 240 सीट आ गई, तो लोगों को ये रियलाइजेशन है कि भैया मोदी को 240 नहीं 280 देना था। इस बात की रियलाइजेशन हर आदमी को है, जिसके नाते भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। हिंदू मुस्लिम चला है हरियाणा चुनाव में इस बार? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो रहेगा इस कंट्री में, तब तक रहेगा या तो पाकिस्तान खत्म होगा, पूरी तरीके से भारत में मर्ज होगा, या तो फिर भैया मेरा तो एक ही के नाम पे वोट पड़ा है बीजेपी को। नहीं, रुक जाइए, या तो आप क्लियर करिए ना कि भैया इस देश में जितने मुसलमान हैं वो नेहरू लियाकत पैक्ट को अप्लाई कीजिए और कहिए भैया अब तो माहौल शांत है, आप लोग पासपोर्ट झोला बोला उठाइए, पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाइए। देखिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस देश का बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ है। और जब तक या तो बंटवारे को आप डिसोन कर दीजिए, या तो बंटवारा ही खत्म कर दिए, भाई ना पाकिस्तान रहेगा ना बांग्लादेश रहेगा, पूरा भारत रहेगा। अगर मुसलमान इस देश में हैं और इस देश का बंटवारा है, तो ये मुद्दा परमानेंट रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, तो आपने सुना डेप्थ एनालिसिस किस तरीके से अमित जी ने किया है हरियाणा चुनाव में। वो कौन सी वजह रही जिन वजहों की वजह से बीजेपी को वहाँ बहुमत हासिल हुआ है। एक अच्छे तरीके से पूर्ण विश्लेषण आपने अमित जी का सुना और समझा। तो फिलहाल NMF न्यूज़ की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।